लुक एट दिस पिक्चर, गौर से देखना। डन। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बहरहाल अब बताइए जरा मुझे कि उस पिक्चर में आपको क्या नजर आया था। हाथ खड़ा कर लें। डिफरेंट शेप्स, किसी का नाम बता दें। स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल। ओके, तो कितने स्क्वायर थे? 2 स्क्वायर थे। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि वो पिक्चर आके यहाँ बना दें तो हर कोई बना सकता है, इजीली कर लेगा, क्योंकि आपके माइंड ने उसको परसीव किया और वो बहुत इजी थी इसलिए परसीव कर लिया। ठीक है, अब इस पिक्चर को देखें। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यही पिक्चर बना के दिखाएं, कौन कौन बना लेगा सेम पैटर्न पे? नॉट पॉसिबल। किसी के लिए पॉसिबल है? क्योंकि मुश्किल ही बहुत काम था, क्योंकि उसकी लाइनें इतनी टेढ़ी मेढ़ी थी कि हम उसका पैटर्न नहीं, सेम एज पैटर्न नहीं बना सकते। उसको सेम एज बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते। यही हाल हमारी एजुकेशन, हमारी टीचिंग का भी है कि हम लोग टीचिंग को अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल बना के बच्चों के सामने रखेंगे, बच्चों के ऊपर से गुजर जाएगा, उनका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और जब हम उसको ईजी करते हैं एक्टिविटी बेस के थ्रू करते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, तो बच्चा आसानी से परसीव करता है उसको और वो परफॉर्म करता है, फिर आगे से पार्टिसिपेट करता है। लेकिन बाज़ अगर बच्चे नहीं कर पाते, और बच्चों की मेंटल अप्रोच एक जैसी नहीं होती। एक आपके क्वेश्चन सेशन में एक सवाल एक था कि बच्चे एक जैसे मेंटल अप्रोच के होते हैं, जबकि मेंटल अप्रोच एक जैसी नहीं होती बच्चों की, हर एक की डिफरेंट मेंटल अप्रोच होती है। उस डिफरेंट मेंटल अप्रोच को जानने के लिए हमें उनको समझना पड़ता है। एक ट्रेनिंग मैं एक रिसर्च कर रहा था, तो उसमें मैंने एक लेक्चर प्रिपेयर करना था, तो मेरे सामने से एक पिक्चर गुजरी। एक स्टूडेंट अपनी टीचर के पास खड़ी थी, तो टीचर उसको डांट रही है और उसको कहती है कि उसको डांटती है, तो आगे से सवाल करती है, हाउ कैन यू से दैट माई लर्निंग इज नॉट गुड? हाउ कैन यू से दैट माई लर्निंग इज नॉट गुड? मे बी योर टीचिंग इज नॉट गुड। हो सकता है आपको पढ़ाने ही ना आता हो मुझे, क्योंकि मेरा मेंटल अप्रोच कुछ है और आपका लेवल कुछ और है। हमें बच्चे के लेवल पे आना पढ़ना चाहिए और आना भी चाहिए। ठीक है, यहाँ एक प्रॉब्लम जो मुझे भी प्रॉब्लम लगी, एडमन आप इसको नोट कर लीजिएगा, कि वो एज डिफरेंस, एक टीचर ने बात की थी कि डिफरेंट एज डिफरेंस के हम लोग बच्चों को एक ही क्लास में जब बिठा देते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली मेंटल अप्रोच डिफरेंट हो जाती है, एज गैप आ जाता है, तो उससे प्रॉब्लम्स तो होती है। उसका सोल्यूशन हम एड पे ढूंढेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमें अपने टीचिंग मैथडोलॉजी को फिर चेंज करना होगा। टीचिंग मैथडोलॉजी को चेंज करना होगा। ये नहीं कि हम कहेंगे नहीं बच्चे को तो आ ही नहीं रहा, इसको तो निकम्मा है, ये तो ये है, ये तो वो है। कभी खुद भी सोचे कि शायद मैं उसके लेवल पे नहीं गया, मैंने उसकी फीलिंग्स को समझा ही नहीं है। इस पर अब हमें एक सवाल है, व्हाट इज लर्निंग? चूंकि हम सीखने के लिए आए और बच्चे को भी सिखाना चाहते हैं, तो व्हाट इज लर्निंग? बीइंग अ टीचर आप अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें। इससे पहले मुझे ये बता दें कि लास्ट सेशन में मेरे साथ कौन कौन था। जरा हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5। ओके, आप सब नए हैं, तो व्हाट इज लर्निंग? तो नए वालों, आप पुराने वालों को पता है ना, लास्ट टाइम मैंने सवाल वहां पे भी किया था। व्हाट इज लर्निंग? कुछ भी बता दें, लर्निंग किसे कहते हैं हम लोग? व्हाट इज लर्निंग? कुछ ऐसा जानना जो आपको पहले मालूम ना हो। कुछ ऐसा जानना जो आपको पहले मालूम नहीं है। वेरी गुड। और कुछ? हर एक के अपने अपने व्यूज होंगे। व्हाट इज लर्निंग? टू एक्सप्लोर समथिंग। ओके, वेल डन, एक्सीलेंट। व्हाट इज लर्निंग? What is learning? Okay, learning mean the change in behavior. एक बच्चा आपके पास आया, उसको कुछ भी नहीं आता था, आपके साथ रहने से अब उसको आना शुरू हो गया, उसकी जात से नजर आ रहा है, इट मीन्स दैट दिस इज लर्निंग।
जब बच्चे के बिहेवियर में चेंज आ जाता है, दिस इज लर्निंग। बच्चे के बिहेवियर में चेंज आ गया, दिस इज कॉल्ड लर्निंग। आप एट द एंड भी कहते हैं सर ये इतने दिन से आया हुआ है, इसको कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसकी लर्निंग नहीं हुई। अब लर्निंग नहीं हुई, इट मीन दैट देयर इज अ ड्रॉबैक, कोई ना कोई तो फॉल्ट है, और वो हमें अपने आप को भी ऑब्जर्व करना है कि मेरी तरफ से तो नहीं है वो फॉल्ट। तो उसमें फिर हम अपने टीचिंग मैथडोलॉजी को देख लेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ टीचिंग मैथडोलॉजी, दुनिया में बेशुमार टीचिंग मेथड्स हैं, बेशुमार है, हमने बहुत से स्टडी की, कर करके थक भी गए, बोर भी हो गए, लेकिन फिर मैंने एक एफिशिएंट इफेक्टिव टीचिंग जो पोर्टल एजुकेशन कंसल्टेंट से किया कोर्स, वो कैम्ब्रिज एफिलिएटेड है, कैम्ब्रिज एफिलिएटेड है। वो मोहतरमा जो है, हमारी जो टीचर थी, वो बाहर के ममालिक में जाके पढ़ाती हैं। उन्होंने जो मुझे सिखाया, तो मुझे लगा जो 2 साल मैंने बीएड में लगाए थे वो तो बिल्कुल बेकार गए, वो चीज़ें तो बिल्कुल बेकार हो गई। वो जो कोर्स मैंने वहाँ से किया वो ज़्यादा इफेक्टिव लगा मुझे। उसमें उन्होंने एक निचोड़ निकाला कि हम लोग इन टीचिंग मैथडोलॉजीज को अपना लें। बीइंग अ टीचर, आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, जिस भी इदारे में पढ़ा रहे हैं, आप 3 इन मेथड को लेके चले जाएं, तो फिर आप अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड कर सकते हैं। 3 मेथड, बेशुमार मेथड तो उनको छोड़ दें, आप इन 3 को लेके चलें। क्या है? इंटरेक्शन करें बच्चों के साथ, इंटरेक्शन मेथड, ठीक है। क्वेश्चन मेथड और इंडक्टिव मेथड। इंटरेक्शन, क्वेश्चन और इंडक्टिव मेथड, ये 3 मेथड है पूरी दुनिया में। या किसी भी जगह आप इंटरव्यू देने जाते हैं, वो कहते हैं जी आप कौन सा मेथड यूज करते हैं? आपके मैं ये तीनों को मर्ज कर लेती हूँ, इन तीनों का ब्लेंड बना के मैं यूज करती हूँ। वैसे बाय द वे, बीइंग अ टीचर, आप लोग किस मेथड पे अमल करते हैं? आपने कभी ऑब्जर्व किया? ऑनेस्टली स्पीकिंग बताइएगा कि आज तक पढ़ाते हुए कभी आपने फील किया कि मैं किस मेथड को फॉलो करती हूँ, किस मेथड को लेके चलती हूँ, चलता हूँ? कभी आप क्वेश्चन मेथड को फॉलो करती हैं? अब आप इसको ना देखें प्लीज, अपनी बातें बताएं। झटका मेथड या झटका मेथड इज आल्सो, वो भी चलता है, झटका मेथड भी चलता है, पाकिस्तानी जुगाड़। लाइक मैं एक दफा साउंड पढ़ा रहा था, अपने ही इकरा के टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा था। वहाँ पे एक 60 इयर्स के टीचर थे, बूढ़े थे, उनको ना समझ नहीं आ रहा था पहला साउंड, ये वाला। इसका साउंड है जी ए आ, ए आ। ये उनको नहीं समझ, वो मर्ज कर देते थे, वो आगे पीछे कर देते इसके साउंड। तो चूंकि मेरे पास कार्ड भी थे, तो वो पंजाबी स्पीकर थे, तो मैंने कहा सर ए मार्कर आ, पंजाबी में भी डिफरेंट एक्सेंट है। मैंने कहा सर ए मार्कर आ, ए डाइस आ, ए टेबल आ, ए आ, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं हाँ। मैंने कहा ए आ, कहते ए आ। मैंने कहा बिल्कुल यही इसका साउंड है। दिस इज कॉल्ड झटका मेथड। झटका मेथड, जुगाड़, ये टीचर ही कर सकता है, ये आप ही कर सकते हैं, ये जुगाड़े आप ही लगा सकते हैं, बिकॉज यू आर द मास्टर्स। आप लोग टीचर हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद वो कहती सर एक हफ्ता हो गया तो उनको नहीं समझ आ रही थी, ट्रेनिंग सेशन चल रहा था 1 हफ्ते से, वो हर दफा ना आगे पीछे कर देते थे साउंड को ना, तीसरे को पहले को दूसरे पे, इस तरह मर्ज कर देते थे आपस में ना। तो वो मैं भी परेशान था कि क्या उनको कैसे सिखाऊं। एकदम मेरे ज़हन में आया कि ये पंजाबी स्पीकर है, तो क्यों नहीं इनसे पंजाबी की उसी एक्सेंट में बात की जाए। मैंने कहा सर ए, मैंने कहा ए, कहते हाँ ए, तो समझ आ गई। दिस इज, और ये टीचर के अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि वो कैसे बच्चे को पकड़े, कैसे उसको लेके चले। वेरी गुड सर। सर झटका मेथड, ये झटका नाम मैंने पहली दफा सुना, अक्सर ही जुगाड़। ओके, तो इंटरेक्शन मेथड, क्वेश्चन मेथड और इंडक्टिव मेथड, ये भी आपको समझ आ गया होगा, ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और ये जो है इंडक्टिव मेथड, ये थोड़ा सा शायद किसी ने फर्स्ट टाइम सुना हो, या पहले किसी ने सुना। इंडक्टिव मेथड लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। इंडक्टिव मेथड इज, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट मेथड, इंडक्टिव, ठीक है। टीचर भी डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस के होते हैं। तो इंडक्टिव मेथड, इंटरेक्शन मेथड और क्वेश्चन मेथड,
इंटरेक्शन साथ साथ करते रहा करें। जब आप पढ़ा रहे होते हैं साथ साथ बच्चों से क्वेश्चनिंग करें, क्योंकि हमारे एक क्वेश्चन आंसर सेशन में ये भी एक बात थी। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था कि कुछ बच्चे प्रॉब्लमेटिक होते हैं, कुछ बच्चे जो है बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, माहौल ख़राब कर देते हैं, डिसिप्लिन ख़राब कर देते हैं। आप ड्यूरिंग लेक्चर उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया करो। ये इंटरेक्शन साथ साथ करो, क्वेश्चन करो साथ साथ, ठीक है। जो आप चीज़ डिलीवर कर रहे हो उसका आउटपुट साथ साथ लेते रहो। इसे हम असेसमेंट कहते हैं, जो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। नाउ व्हाट इज इंडक्टिव मेथड? इंडक्टिव मेथड मिसालों के जरिए पढ़ाना। मिसालों के जरिए पढ़ाना कैसे? जैसे मैंने लास्ट टाइम भी इजी सी एग्जांपल दी ताकि आपको समझ भी आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं नाउन पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे ज़माने में हमारे असातिज़ा हमें नाउन पढ़ाते थे। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, ओके। फिर उसकी एग्जांपलें देते थे, तो हमें डेफिनेशन याद करना बड़ी मुश्किल लगती थी। हमें मुश्किल लगता था, हमारे बच्चों को भी मुश्किल लगता है, और आज के बच्चों को ज़्यादा मुश्किल लगता है। दिन ब दिन जैसे जैसे दिन आगे जा रहे हैं ना, हम लोग कहते हैं मॉडर्न और एडवांसमेंट आ रही है, तरक्की हो रही है, लेकिन बच्चे हमारे तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। हमारा एजुकेशन का मयार गिरता चला जा रहा है, बढ़ता नहीं जा रहा। पहले वक्तों में अच्छा मयार था, अब गिर रहा है। जितनी नई नई एडवांसमेंट आ रही है, मयार गिर रहा है, क्योंकि हमारी अखलाकियात बहुत बुरी हो चुकी हैं, हमारी मॉरल ट्रेनिंग्स बहुत लूज हो चुकी हैं इस वजह से। तो हमने इंडक्टिव मेथड को कैसे, मैं अगर नाउन पढ़ाता हूँ तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ? लुक एट मी, आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट इट। तो टीचर जब क्लासरूम में आया तो ओके बेटा, लुक अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द देखिए, एंड टेल मी द थिंग्स नेम। अब बच्चों ने मुझे बताना शुरू कर दिया। ओके सर, यहाँ पे फैन भी है, यहाँ पे बोर्ड भी है, ओके, यहाँ पे टीचर भी मौजूद है सर, ओके, यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं, ओके, ये क्लासरूम भी है, ओके। डिफरेंट चीजों के नाम बता रहे हैं बच्चे, ठीक है। जब वो सारे नाम बता चुके तो मैंने कहा बेटा, दीज ऑल आर कार्ड नाउन, दीज ऑल आर कार्ड नाउन। पहले मैंने एग्जांपल दी, फिर उसी को डिफाइन कर दिया कि ये सब नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। अब इनमें कुछ पर्सन है, कुछ प्लेसेस है, कुछ थिंग्स है, ओके। फिर हम कैटेगराइज कर देते हैं उसको पर्सन, प्लेस, थिंग में। तो इन नामों को फिर एक्टिविटी बनाते हैं। एक्टिविटी कुछ एक सवाल ये भी था कि एक्टिविटी अब कैसे बनाई जाए। तो भाई एक्टिविटियां तो साथ साथ बनती चली जाती हैं। अब ये भी एक एक्टिविटी थी कि मैंने आपको रिसर्च करवाई है, दिस इज एन एक्टिविटी। एक्टिविटी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और टीचर के लिए तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों ने मुझे रिसर्च करके बताया, ये आपकी रिसर्च थी, ये आपको कभी भूलेगी भी नहीं, और बच्चों को भी कभी नहीं भूलती। फिर उसके बाद मैंने एक एक्टिविटी बना दी कि इनको कैटेगराइज कर दिया, ओके, इसमें से पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स ढूंढ दें। तो उन्होंने कहा जी ये देखें, ये थिंग है, ये भी थिंग है, टीचर क्या है, पर्सन है, स्टूडेंट क्या है, क्लासरूम क्या है, प्लेस है, ठीक है। ये भी एक एक्टिविटी बन गई। मैंने बस नाउन ही पढ़ाना थी जी आज के दिन, ठीक है जी, और उसमें 2 एक्टिविटीज भी करवा दी मैंने। क्या कभी भूलेंगी आपको? नहीं भूलेंगी। दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। और वो कौन सा मेथड हमें दे रहा है? इंडक्टिव मेथड। आपने एग्जाम्पल्स उसके सामने रखी हैं और उससे रिसर्च करवाई है, एक्सप्लोर करवाई है, वो करवा ली, ठीक है। ये क्वेश्चन मेथड, इसको ही हम लोग साथ एक्सप्लोरेटरी का नाम भी दे देते हैं कि एक्सप्लोर करवाते हैं थ्रू क्वेश्चन, थ्रू रिसर्च, तो एक्सप्लोर करवा दिया जाता है। तो ये मेथड अपने ज़हन में रखने हैं, फिर आपके साथ आपको खुद बहुत ऑटोमेटिकली एक्टिविटीज आपके ज़हन में बनती जाएंगी। आप जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उससे रेलिवेंट आपके ज़हन में वो बनती जाएंगी। ओके, तो अब आपने इसको मर्ज करना है तीनों मेथड्स को, ठीक है, और अपनी ज़ात का हिस्सा बना लेना। जब भी आप वज़ू पढ़ा रही हैं, नमाज पढ़ा रही हैं, अखलाकियात सिखा रही हैं, अकायद पढ़ा रही हैं, कुछ भी, अपने इन मेथड्स को लेके चलना है। और हम लेसन प्लानिंग को भी इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेसन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम लोग प्लानिंग बात नहीं करते, कौन से टीचर नहीं करते, ओके। तो इन मेथड्स को आपने लेके चलना है। लास्ट टाइम मैंने प्रोफेशनल लर्निंग साइकिल आपके साथ डिस्कस किया था। प्रोफेशनल लर्निंग साइकिल, लर्निंग का एक प्रोफेशनल साइकिल होता है। किसी को याद है? पुराने टीचर जरा बताएंगे, कोई भी?
क्योंकि उसमें एक पॉइंट बड़ा अहम था और उस पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया था कि ये चीज़ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। प्रोफेशनल लर्निंग साइकिल किसी को याद है? Anybody knows about it? क्योंकि हमारे पास टाइम का, एक तो मेरी तबीयत एक पूरे हफ्ते से मैं बीमार रहा हूँ और आज मैं दुआएं मांग मांग के अपने आप को ठीक किया, और इतना ज़िंदगी में कभी कोई रेमेडीज नहीं यूज़ की, ना दवाइयाँ यूज़ की जितना इस हफ्ते में मैंने की, ताकि इस सेशन को कैरी ऑन किया जा सके। तो मेरी तबीयत थोड़ी नासाज ही है अभी भी। रिव्यू, लर्न, अप्लाई, और ये मैंने पॉइंट आउट किया था कि हम अप्लाई लेवल के ऊपर नहीं आते और हमने अप्लाई भी नहीं किया। लास्ट टाइम मैंने ये डिस्कस किया था कि ये प्रोफेशनल लर्निंग साइकिल अपने साथ रखें। बीइंग अ टीचर, ये आपको हर दिन ग्रूम अप करेगा, हर दिन आपका हर तजर्बा इम्प्रूव करवाएगा। दिस इज प्रोफेशनल लर्निंग साइकिल, डू, रिव्यू, लर्न एंड अप्लाई। क्या है ये साइकिल? ये एजुकेशनिस्ट ने अभी नहीं बना दिया, हमने बड़ी मेहनतों से बनाया, बड़ा निचोड़ निकाला, और हमारे नबी ने भी इसके ऊपर दर्स दिया। क्या है? डू, कोई भी काम आप करते हैं दैट इज योर एक्शन। आप पढ़ा रहे हैं, आपका एक्शन है। आप सब्जी लेने जाते हैं, आपका एक्शन है। आप बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपका एक एक्शन है। आप घर में काम करते हैं, आपका एक्शन है। सफाई करती हैं, हांडी बनाती है, कुछ भी करती हैं, आपका एक्शन है ना, वो आपका डू है। ठीक है, उसको कभी आपने रिव्यू किया, यानी उस पर नजरसानी की है कि जो मैंने किया है वो कैसा किया है? हम लोग बीइंग अ टीचर, हमने आज का लेक्चर डिलीवर किया तो कैसा किया? मैंने बच्चे के साथ बात की तो कैसे की? मैंने बच्चे को आज ये पढ़ाया तो कैसा पढ़ाया? कभी ये सोचा कैसा पढ़ाया? अपनी मेरिट्स डिमेरिट्स निकालें कभी। हम लोग जब भी करते हैं ना, हम प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद हम स्टाफ रूम में आते हैं ना सारे टीचर, फिर अपने उस पॉइंट्स नोट करते हैं कि आज ये हुआ ये हुआ, फिर आपस में डिस्कस करते हैं टीचर्स एक दूसरे के साथ। और इंटरनेशनल लेवल पे भी एक टीचर्स का ग्रुप बना हुआ है, हर सब्जेक्ट टीचर्स का बना हुआ है, मैं भी उसमें ऐड हूँ। तो वो टीचर्स भी अपने एक्सपेरिमेंट्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ ना, कि अच्छा ये मेरे बच्चे को रीडिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, अच्छा तुम्हारे बच्चे को आती है, तुम कैसे उसको सॉर्ट आउट करते हो? मेरे बच्चे को राइटिंग की आ रही है, मेरे बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो आपस में शेयरिंग करनी चाहिए, जबकि हम वो लोग नहीं करते। हम लोग ये, एक तो हमारे पास ये भी होता है कि हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है, हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। जैसे मैं बहुत बीमार था लेकिन मैंने टाइम निकाला यहाँ आने के लिए। ये मिसेस भी बीमार है, वो बेचारी भी, तो मैंने कहा मैं बस लेक्चर डिलीवर करके ना, क्योंकि मैंने कमिट कर चुका था पिछले वीक, लास्ट टाइम मैंने इनसे कमिट कर दिया, तो फिर मैंने ऐसी ऐसी दवाइयाँ यूज़ की है ना, मैंने कहा डॉक्टर साहब बस कुछ तरीके से सही कर दें आप, कि मैं थोड़ा सा जो है ना वहाँ पे जाने के काबिल हो जाऊँ। तो हमें अपने काम को रिव्यू करना चाहिए। देन रिव्यू करने के बाद आपके सामने एक रिपोर्ट आती है, अच्छा इसमें ये चीज़ कमी रह गई है, ये चीज़ बड़ी अच्छी गई है, अच्छा मैंने इसको इस अंदाज से बड़े अच्छे तरीके से किया था, ये सही हुआ है, ये थोड़ा सा रह गया कमी। वो जो चीज़ें आपके पास आपका वो आउटपुट या रिपोर्ट आई है उसको नोट कर लें, नोट कर लें। देन आफ्टर दैट एट द एंड, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप इसको फिर अप्लाई करें कि भाई मैं पिछली दफ़ा जब पढ़ाया था तो उसमें ये खामियां रह गई कि नेक्स्ट टाइम ये ना हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मेरा डू जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक आम रूटीन की मिसाल मैंने लगाऊं, आप मार्केट में सब्जी खरीदने गई हैं, ठीक है, आपने एक जगह से आलू खरीदे हैं और वो आपको 120 रुपए किलो मिले हैं आलू। आप थोड़ा आगे जाती हैं, वहाँ पे आलू रिजनेबल रेट पे यानी 100 रुपए किलो मिल रहे हैं और अच्छे भी थे, और उस दुकानदार की सब्जी भी फ्रेश है। ठीक है, आपका एक्शन था कि आपने आलू खरीदे हैं। ठीक है, दूसरा एक्शन क्या है कि आपने उस दुकान पे आपको बेहतर चीज़ नज़र आई है। ठीक है, तो आपकी लर्निंग क्या है कि उसकी निस्बत तो ये सस्ते भी है, बेहतर भी है, तो आप नेक्स्ट टाइम किसके पास जाएंगे? बेहतर वाले के पास कि पहले वाले के पास? लेकिन हम पहले वाला मेथड क्यों यूज़ करते हैं फिर बीइंग अ टीचर? वो तो आलू हैं, यहाँ इंसान है, वहाँ आलू हैं, यहाँ इंसान की बेहतरी है। तो इंसान की बेहतरी के लिए, किरदार की बेहतरी के लिए हम अपना मेथड क्यों नहीं चेंज करते? तो हमें अपना मेथड चेंज करना है।
कि मेरा सर, वो एक बात दुनियावी मामलात में हमें ये बात समझ आ जाती है। इन मामलात में ये बात क्यों नहीं समझ आती हमें कि पुरानी ही मेथड को हमें नहीं लेकर चलना, जो हमारी गलतियों को हमने करना है, जबकि दुनियावी मामला में फट हम सीख जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसको हम वो क्वेश्चन आंसर में ये क्वेश्चन उठाइएगा उसमें जी, दोबारा, ठीक हो। क्योंकि हमारा टाइम इतना कम है, क्योंकि हम लोग जितनी भी ट्रेनिंग देते हैं ना, ये सिर्फ 1 दिन में नहीं देते हैं, 3 दिन, 1 वीक, ताकि डिटेल से डिस्कशन की जा सके। ये जो मेथड है इन्हीं को तो डिफाइन करना भी बड़ा टाइम लग जाता है, कि मैं इसको सम अप कर रहा हूँ बस, ताकि आपको बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए, इनको साथ लेके चले अपना बीइंग अ टीचर। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने ज़हन में रखिएगा और दोबारा रिपीट कीजिएगा। ओके, हर दफ़ा अपने एक्शन को रिव्यू किया करें, उसके बाद उसके ऊपर जो जो आपको मिलती हैं नॉलेज, उसको फिर नेक्स्ट टाइम अप्लाई जब करें तो अच्छे अंदाज से अप्लाई करें। नेक्स्ट टाइम उसको अच्छे अंदाज से अप्लाई करें। टीचिंग है, एक दिन आपने पढ़ाया, अगला ही लेक्चर, लाइक मैं हूँ ना, तो मेरा हमारे चूँकि सेक्शंस होते हैं, तो मैं एक सेक्शन में पढ़ाया तो अगले सेक्शन में जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, पिछले सेक्शन में ये खामियाँ थी, ये चीज़ बड़ी अच्छी की थी, उसको अच्छे को और अच्छा कैसे किया जा सकता है और उस कमी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो अगले लेक्चर में मेरा और ज़्यादा। और आपको पता है लाहौर में बहुत से टीचर्स हैं जिनके अब जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिंगर टिप्स पे हैं, फिंगर टिप्स पे हैं। अब वो किताबें भी नहीं देखते, वो पढ़ा रहे होते हैं। लाइक हमारे मुश्तरका एक टीचर, अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता करे, मुस्लिम कादिर साहब, वो फारसी के एक पूरी, यू कैन से दैट ही इज़ अ यूनिवर्सिटी ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। और उनसे हमें जो चीज़ें मिलती थी, वो दरख्त के नीचे बैठ के इनको पढ़ाते थे, तो मैं पर्शियन ऑप्शनल रखी होती थी, ये इलेक्टिव में होते थे, तो मैं भी इनकी क्लास में जाके बैठता था, क्योंकि उनसे हमें जो चीज़ें मिलती थी वो बहुत आला किस्म की चीज़ें होती थी। तो वो फिंगर टिप्स पे उनके होती थी वो चीज़ें, क्योंकि पढ़ा के उनका तजर्बा इतना ज़्यादा हो गया होता। और एक दफ़ा मैं उनको देख रहा था कि वो पेपर चेक कर रहे होते थे ना, तो उनका पेन खुद ब खुद रुक जाता था गलतियों पे। तो मैं कहता था, सर ये कैसे हो जाता है? कहते हैं, बेटा ये तजर्बा है, हमारा पेन अब खुद ब खुद गलती पे रुक जाता है। दिस इज़ तजर्बा, एक्सपेरिमेंट। और वो क्या है कि उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। हर दफ़ा एक नया तजर्बा आपको नई चीज़ सिखाता है। मैं ABC भी पढ़ा रही हूँ ना आज भी, तो मैं उसको पहले देखता हूँ, ताकि एक नया अंदाज मुझे मिले उसको पढ़ाने का, एक नई टेक्निक मुझे मिले, ताकि मैं बच्चों को उसको सिखा सकूं। तो ये प्रोफेशनल लर्निंग साइकिल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें बीइंग अ टीचर। अब अपने हर एक्शन को रिव्यू किया करें, उससे जो नताइज निकलते हैं उसको फिर बेहतर अंदाज से करने की कोशिश किया करें। इज इट क्लियर? इस पे भी जो सवाल होंगे वो एंड पे पूछ सकती हैं आप। ओके, हमारे क्वेश्चन सेशन में एक बात आई थी कि हमारे बच्चे डिफरेंट एज ग्रुप्स के होते हैं, डिफरेंट मेंटल अप्रोच के होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। बेंजामिन ब्लूम ने बच्चों को उनकी मेंटल अप्रोच की वजह से 6 स्टेजेस में डिवाइड किया है, और वो फैक्ट भी है, ऐसे ही है। हमारे सारे बच्चे एक मेंटल अप्रोच के नहीं होते, एक आईक्यू लेवल नहीं होता उनका, डिफरेंट आईक्यू लेवल होते हैं। तो मैं आपके सामने उसका एक ग्राफ यहाँ बनाता हूँ, ताकि हम लोग, और उसको एक एक्टिविटी के थ्रू हम प्ले भी करेंगे कि वो कैसे क्वेश्चन करते हैं और कैसे लेवल उनके डिफाइन होते हैं। बेंजामिन ब्लूम ने 6 स्टेजेस में बच्चों को डिवाइड किया है कि हमारे सारे बच्चे एक लेवल के नहीं होते। पहले मुझे ये बता दें, आपकी क्लास में, एक क्लास के अंदर बच्चों की तादाद कितनी होती है? आप लोग 10 अपना to 15। 10 to 15, हर जगह भी यही हिसाब है। 5 कहीं पे डिफरेंट होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं? 20-25। ओके, ट्वेंटी टू 25। ये मैक्सिमम, वैसे से कम ही हो जाएगा।
बेंजामिन ब्लूम ने बच्चों को उनके आईक्यू लेवल के हिसाब से 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया, लेकिन उसके मरने के बाद उसके स्टूडेंट ने उसको मज़ीद नेक्स्ट न्यू वर्जन में दिया, वो ज़्यादा आसान था, इसलिए मैं न्यू वर्जन आपके सामने रखता हूँ। हमारे बच्चे जो हैं वो इन 6 स्टेजेस के होते हैं। सारे बच्चे इस लेवल के नहीं होते, कुछ इस लेवल के, कुछ इस लेवल के, कुछ इस क्लियर? ये क्या लेवल है अभी डिस्कस करते हैं। To remember, understand, apply, analyze, create, evaluate. इसकी उर्दू मैंने बनाई है, मेरी उर्दू बहुत वीक है। कुछ बच्चे सिर्फ याद करते हैं, बस चीज़ आप उनको देते हैं उसको याद करने की हद तक रखते हैं, उससे आगे अंडरस्टैंड करने के लेवल पे वो नहीं आते, हमने उनको लेके आना ऊपर। फिर कुछ बच्चे जो होते हैं वो अंडरस्टैंड लेवल होता है, ऑलरेडी पहले से उनका अंडरस्टैंड लेवल है, यानी जब भी आप कोई चीज़ बताते हैं वो उसको याद भी कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं उसको, उस समझने के लेवल पे भी आए होते हैं। कुछ बच्चे उस पर प्रैक्टिकली अप्रोच पे भी चले जाते हैं, उसको करने भी लगते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो नहीं करते, वो सिर्फ यहीं रह जाते हैं। कुछ बच्चे तो उसको एनालाइज करने की कैटेगरी भी रखते हैं, एबिलिटी भी रखते हैं, यानी उनकी मेंटल अप्रोच उस लेवल की होती है कि उस पर एनालाइज करते हैं, तजिया करते हैं, उसकी खूबियाँ खामियाँ भी बता देते हैं, या उसकी खूबियों खामियों को एटलीस्ट डिस्कस करने लगते हैं, तो वो उनकी मेंटल अप्रोच वो होती है। फिर कुछ बच्चे उसके अंदर मज़ीद एडिशंस करते हैं, उस डिस्कशन के अंदर, उस बात के अंदर मज़ीद अपनी एडिशंस करते हैं, तो नई चीज़ें बनाते हैं, वो क्रिएशन लेवल पे चले जाते हैं। कुछ बच्चे फिर इवैल्यूएशन लेवल पे, ये लास्ट स्टेज होती है इवैल्यूएशन लेवल, कि वो अंदाज़ा लगा के फिर अपनी कोई नई राय भी बताते हैं उसमें। जैसे अभी हम लोग कोर्स के हवाले से कुछ टीचर्स अपनी अपनी राय बता रहे थे कि ये भी तो किया जा सकता है, ये भी तो हो सकता है, तो वो उनका लेवल है कि वो इवैल्यूएशन लेवल पे पहुंचे हुए हैं। तो हमारे बच्चे इन 6 कैटेगरीज में होते हैं। तो इनकी पहली 3 स्टेजेस जो होती है उनको कहते हैं लॉट, लो ऑर्डर थिंकिंग। लॉट, एल फॉर लो, ओ फॉर ऑर्डर, टी फॉर थिंकिंग, लो ऑर्डर थिंकिंग पे होते हैं। और ये वाले बच्चे जो होते हैं वो हाई ऑर्डर थिंकिंग पे होते हैं, हॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग पे, उनकी थिंकिंग लेवल बड़ा हाई होता है, ठीक है। और हमारे पास बच्चे जो आते हैं उनका घर का माहौल, उनकी लोकेलिटी, उनका सारा वो बहुत मैटर करता है उनकी शख्सियत के ऊपर। कई बच्चे बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं, उनका हाई लेवल, क्योंकि माँ बाप की तरफ से उनको वो चीज़ें मिली होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारे अब माँ बाप बहुत कम रह गए हैं जो हमारे अब अपने बच्चों को जो है ना वो खुद से कहानियाँ देते हों, खुद से उनके साथ डिस्कशन करते हों, वो सारी चीज़ें। तो हमारे ये बच्चे रिमेंबर लेवल, अंडरस्टैंड लेवल, अप्लाई, एनालाइज, क्रिएट और इवैल्यूएशन लेवल, इवैल्यूएट करते हैं। अब आपने पढ़ाया बच्चों को वजू के हवाले से, लेट्स सपोज वजू पढ़ा रहे हैं, टॉपिक है आपका, हमने उसमें देख लिया कि हमारे बच्चे जो है वो किस किस लेवल पे फॉल कर रहे हैं। ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि हम पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चा बड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है, हमारी चूँकि तैयारी नहीं होती, हम लोग आंसर नहीं दे पाते, तो हम बच्चे को डांट के बिठा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बच्चा चूँकि इस लेवल पे पहुंचा हुआ है, कि हॉट लेवल पे आया हुआ है, अगर वो हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है तो दो उसको जवाब। इससे पहले फिर क्या होना चाहिए, वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ, हमें अपने आप को प्रिपेयर करके जाना चाहिए। लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं, अपना टॉपिक देखिए, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, खुद एक्सप्लोर करें उस टॉपिक को कि इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, उसको मैंने कैसे कैसे बयान करना है। हमारे बच्चे किस किस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 माह क्लास में पढ़ा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मेरा हर बच्चा किस लेवल पे है, वो कौन कौन से सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल का दौर इस तरह का जा रहा है कि बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म किया गया पढ़ाई की तरफ से। अब हमारे टीचर बस तैयारी के बगैर ही बोले, हम सॉरी टू से, हम आम जनरल स्कूलों की बात कर रहा हूँ, हमारे स्कूल में भी ऐसा हो रहा है। टीचर बस ठीक है मुझे आता है चला जाता है, उसको ये भी नहीं पता होता मैंने पढ़ाना क्या आज, वो जाके ओके जी आज क्या पढ़ना है हमने, हालांकि हमारा एक ब्रेकडाउन बना होता है हर दिन का, लेकिन फिर भी वो ओके मैं चूँकि उनका अपना सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कोई भी, वो कहते हैं पढ़ा लूँगा मुझे तो आता ही है ना। अब वो बच्चा फिर भी कोई ऐसा सवाल कर लेता है लेकिन टीचर को नहीं आता, तो वो क्या होता है, क्योंकि वो बच्चे इन लेवल पे पहुंचे होते हैं, तो वो टीचर जब जवाब नहीं दे पाता तो बच्चे जो हैं वो डिसहार्ट हो जाते हैं। टीचर को चाहिए वो अपना प्लान हमेशा तैयार करके दे जाए, एक्सप्लोर करके तैयार करें,
ठीक है, एक्सप्लोर करके तैयार नहीं करेंगे तो आप जो है ना कामयाब नहीं है। अब इसको मैं बयान करता हूँ, लेकिन उससे पहले बीइंग अ टीचर आप मुझे बता सकते हैं क्वेश्चन की क्या डेफिनेशन होती है? ये एक ऐसा टूल है जो लर्निंग में बहुत यूज होता है, एक ऐसा टूल है जो लर्निंग में बहुत यूज होता है। बीइंग अ टीचर आप लोग इसका मीनिंग तो हम जानते हैं, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन? एक नॉलेज टूल, सीखने की चाबी है ये। नॉलेज सीखने की चाबी। जी, बच्चों से उगलवाना कि उनके अंदर क्या चीज है, सवाल यानी बच्चे के अंदर से उगलवाना कि उसके अंदर इसके मुताबिक कितनी चीज है। ओके। कभी-कभी गहराई तक बात समझाने के लिए भी डिफरेंट पर्सन्स हाँ, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन? आप लोग दोनों ने जो है ना वो मीनिंग बताया दोनों ने, बट आई एम टॉकिंग कोई अबाउट द नई चीज डेफिनेशन, सीखने- बॉयज मेल साइड। कोई नई चीज सीखने के बाद उसके मुताबिक मुख्तलिफ तरह की तजस्सुस का पैदा होता है। ओके, और कुछ क्वेश्चन? स्टूडेंट और टीचर के दरमियान राब्ते का जरिया। ओके, अभी तक मुझे डेफिनेशन नहीं मिल रही, मुझे मीनिंग्स मिल रहे हैं क्वेश्चन में। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन मीन अ स्टेटमेंट दैट डिमांड्स एन आंसर। एक ऐसी तहरीर जो जवाब तलब करती है उसको क्वेश्चन कहा जाता है। जब वो तलब पूरी नहीं होती ना तो फिर बच्चे बेचैन हो जाते हैं, या टीचर की भी जब तलब पूरी नहीं होती तो टीचर भी अपसेट हो जाता है कि मैंने सवाल पूछा बच्चे जवाब ही नहीं दे रहे। आप भी बेचैन हो जाते हैं ना, आप भी कि मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया ये आउटपुट ही नहीं दे रहे मुझे। आपके अंदर एक बेचैनी पैदा होती है, आपके अंदर एक फिक्र पैदा होती है। तो अ स्टेटमेंट दैट डिमांड्स एन आंसर, एक स्टेटमेंट जो आपसे आंसर जवाब तलब करती है, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन। और ये एक ऐसा टूल है जो लर्निंग में यूज होता है, जो कि हमारे लास्ट सेशन में यूज होगा, लास्ट सेशन में यूज होगा। ओके, अब देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है हमने पढ़ाया वजू, लेट्स सपोज आपने उसको बता दिया जी वजू जो है आप आई पीके नॉलेज है, वो लेसन प्लानिंग में हम डिस्कस करेंगे पीके नॉलेज क्या होता है। आते साथ ही आपने उनको पढ़ाना नहीं है, टॉपिक नहीं बताना, आपने पीके नॉलेज लेते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। व्हाट इज वजू, क्या होता है बेटा वजू क्या होता है? हर कोई अपनी अपनी मेंटल अप्रोच के मुताबिक बताएगा, ये होता है ये होता है, हर कोई बता दिया। फिर आपने अपना टॉपिक डिस्कस करने के लिए वजू, अब वो जो अरबी टीचर्स हैं या जो इस्लामियात के जब वो वजू पढ़ाते हैं तो वजू के लुग़वी मानी वज़ाअत लफ्ज़ अरबी का वहाँ से निकला, जिसका मतलब है खूबसूरत होना या पाक होना, ये लुग़वी माना है। फिर इस्तिलाही मानों की तरफ चले जाते हैं आपके जी नमाज के लिए पाकी हासिल करने का नाम है, और फिर हम उसकी डिटेल की तरफ जाते हैं कि किस अंदाज से किया जाता है। ये सारा लेक्चर आपने डिलीवर कर दिया, ठीक है। एट द एंड जब आपने बच्चों से सवाल पूछा बेटा क्या होता है, तो एक बच्चे ने सिर्फ आपको तारीफ बताई, उसके आगे कुछ भी नहीं बता रहा है, तो वो बच्चा आपके रिमेंबर लेवल का है। आप उसको डांटे नहीं क्योंकि वो है ही इस लेवल का, उसकी मेंटल अप्रोच ही ऐसी है, ठीक है। आप उसको ऊपर लाना चाहते हैं कि इसको अब मजीद इसकी डेप्थ भी पता हो। एक बच्चा कहता है कि नहीं सर ये बेसिकली इसका लुग़वी माना ये है और इस्तिलाही माना ये है, एक बच्चा ये बता रहा है, इट मीन्स कि वो इस अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला बच्चा, उसकी मेंटल अप्रोच इस लेवल की है। एक बच्चा कहता है कि सर ये इस अंदाज से किया जाता है, वो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता है, वो अब आ गया एप्लीकेशन लेवल का बच्चा, उसकी मेंटल अप्रोच इस लेवल की है। तो ये तीनों लेवल जो है वो लो ऑर्डर थिंकिंग के हैं। लेकिन अब कुछ बच्चे आपकी क्लास में, आपको भी पता होगा, एक्सपीरियंस हुआ होगा, कुछ बच्चे फिर अब आपको बताते हैं कि सर ये वजू करने से ना इंसान बड़ा रिलैक्स फील करता है, वजू करने से बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, और बगैर नमाज वजू के नमाज भी नहीं होती सर। ये वाले क्वेश्चन भी आपको सुनने में मिल रहे हैं। अब वो बच्चा क्या है, वो उसका लेवल हाई है, वो इस लेवल पे आ गया, एनालाइज कर रहा है, वो उसकी खूबियां खामियां आपको बताए जा रहा है, उस लेवल का बच्चा है। जबकि इस बच्चे ने ये चीजें नहीं बताई, इस बच्चे ने भी नहीं बताई, इस बच्चे ने करके दिखाया, लेकिन यहाँ वो एनालाइज कर रहा है। ये वाला बच्चा ये सारी चीजें भी जानता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी खूबियां और खामियां भी बता रहा है आपको, ठीक है। उसके अंदर क्या क्वालिटीज है, उससे क्या क्या हो सकता है, वो भी बता रहा है। फिर बच्चे कहते हैं, कुछ बच्चे भी कहते हैं कि सर हाँ नमाज की भी वजू करना चाहिए, और अगर हम वक्त वजू में रहें तो भी बहुत अच्छी बात है, हम लोग कुरान पढ़ते तब भी वजू करें तब भी अच्छी बात है। ये वाले क्वेश्चन भी जनरेट होंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, वो बच्चे इस लेवल पे आएंगे। अब एट द एंड ऐसे बच्चे भी होते हैं, बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं, हर जगह होते हैं, कि वो आपको अंदाजे से नई नई बातें बताएंगे। सर वजू से ना, आज की मेडिकल साइंस ने साबित किया है कि वजू करने से जो है ना आपके जिस्म की बीमारियां दूर हो जाती हैं।
वज़ू जो है हमारे नबी ने फरमाया कि जब आप वज़ू करते हैं तो जिस्म पाक साफ़ हो जाता है, और जैसे वो एक हदीस मुबारक है कि एक नहर आपके घर के करीब से गुजर रही है और आप 5 वक्त उसमें नहाए तो कैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो वज़ू करने से ये हो जाता है सर। तो वो अपने अंदाजे से, अपने प्रीवियस नॉलेज से आपको और बातें भी शेयर कर रहा है, तो वो इस लेवल का बच्चा है। तो हमारे सारे बच्चे एक लेवल के नहीं हैं। आपके पास जो बच्चे 20 बैठे हैं, 25 बैठे हैं या 15 बैठे हैं, सबकी मेंटल अप्रोच एक जैसी नहीं है। अब आपने उन सबको एक अप्रोच पे कैसे लेके आना है, सवाल ये उठता है कि हमारे बच्चे डिफरेंट मेंटल अप्रोच में, हमने उन सबको इस लेवल पे कैसे लेके आ सकते हैं। तो एक इंटरनेशनल रिसर्च है, कहते हैं जब आप बच्चे को सिर्फ बताते हैं, यानी थ्योरी लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो बच्चा 20% तक सीख लेता है। जब आप ऑरली डिस्कस कर रहे हैं तो बच्चा 20% तक सीख रहा होता है, सीख लेता है 20%, उससे आगे नहीं जाता। लेकिन जब आप वही चीज साथ में दिखा भी रहे होते हैं, शो भी करवा रहे होते हैं, तो उसका मेंटल, उसकी लर्निंग लेवल 40% तक हो जाता है। यानी आप बता भी रहे हैं, साथ में दिखा भी रहे हैं, पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू या डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा भी रहे हैं। लाइक मैंने आपको वजू के बारे में बता दिया, ठीक है, आपने 20% लर्न कर लिया, ठीक है। और मैंने अगर आपको आपके सामने बॉडी जेस्चर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, तो आपका लेवल पहुंच जाएगा, लर्निंग लेवल 40% तक चला जाएगा, 40% तक। अब अगर आप बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का फायदा, अगर आप बच्चों को, अब बच्चे को बुला के आप परफॉर्म करें, तो जब वो खुद परफॉर्म करेंगे, यानी प्रैक्टिकल अप्रोच में डालेंगे, तो एकदम से जंप करके 80% चला जाएगा लर्निंग लेवल। ये एजुकेशनिस्ट की रिसर्च है, उन्होंने प्रैक्टिकली करके देखा है इसको, कि जब आप बच्चे को कोई भी चीज़ बताएंगी वो 20% तक सीखेगा। जब आप उसको करके भी दिखाएंगी तो उसका लर्निंग लेवल 40% हो जाएगा। और अगर आप उसको एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देंगे बच्चे को, वो खुद भी करेगा, तो 80% तक हो जाएगा। लेकिन सवाल अब यहाँ फिर एक उठता है कि हम इसको 100% लेवल तक कैसे लेके जा सकते हैं। तो बीइंग अ टीचर आप बताएं कि 20% होता था, हमने करके दिखाया, अब 40% हो गया, बच्चों से करवाया, एक्टिविटी करवाई, 80% तक ले गए। हाउ कैन वी इंक्रीज इट टिल 100% लेवल? जब वो खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा। रिपीटेशन बार बार करवाएं। वेल डन, वेल डन, वेल डन। बार बार याद कराइए। वेरी गुड। रेपिटेशन, रिपीट करवाएं, अब उस एक्टिविटी को बार बार रिपीट करवाएं ताकि उसकी जात का हिस्सा बन जाए। इल्म किसे कहते हैं? इल्म एक ऐसा नूर है जो आपकी जात में उतरता है और आपके किरदार को बदल के रखता है और आपके किरदार से नजर भी आए। दैट इज कॉल्ड योर नॉलेज। और वो नॉलेज वही है जो आपके किरदार से नजर आएगा। ये जो सर्टिफिकेट, ये जो डिग्रीज हैं, ये साइड पे चली जाती है। वही चीज होती है जो आपके सामने नजर आ रही होती है, आपकी गुफ्तार से नजर आ रही होती है, आपके किरदार से नजर। दैट इज कॉल्ड नॉलेज, जो प्रैक्टिकली आपके किरदार से नजर आ रहा हो। तो हम इसको लर्निंग को 100% लेवल तक ले जाने के लिए रेपिटेशन करवाएंगे, लेकिन ये 80% भी नॉट बैड। तो वो एक्टिविटीज के थ्रू 80% तक आप ले आते हैं। 80% रिजल्ट नॉट बैड। आजकल के दौर में तो नॉट बैड। वैसे आजकल तो पूरे पूरे नंबर मिल रहे हैं बोर्ड्स में भी। हालांकि हम लोग मेहनतें कर करके थक जाते थे, पूरे नंबर नहीं मिलते थे। आजकल पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। बहरहाल तो हम लोग इसको 100% लेवल तक ले जा सकते हैं थ्रू रेपिटेशन। रिपीट करवाएं, वही प्रैक्टिकल्स, वही होमवर्क दे दें, होमवर्क टास्क दे दें कि बेटा अच्छा चलो आप घर जाके आपने ना आज यही चीज़ करनी है। और मैं अपने बच्चों से कहता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ मिलके करना। मैं माँ बाप को भी एक्टिव करता हूँ। पेटीएम ज़रूर होनी चाहिए, माँ बाप के साथ इंटरेक्शन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, ताकि माँ बाप को भी पता हो कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, उनको भी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और दिलवाना चाहिए। हाँ, वो हम एंड पे बात करेंगे कि उनको कैसे राह रास्ते ला सकते हैं। सॉरी टू से, उनको कैसे सही कर सकते हैं, उनको भी सही कर लेंगे एंड पे। ओके जी, ना ये तो थी हमारी कुछ बेसिक चीजें, ठीक है। अब हम थोड़ी सी एक ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद हम लोग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर आएंगे कि हाउ कैन वी मेक डिफरेंट एक्टिविटीज।
कैसे उनको इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें और एक्टिविटीज बनाते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो